क्या एक अकेली शहरी विधानसभा सीट हमें पूरे भारत की बदलती हुई राजनीति की कहानी बता सकती है? आज हम उत्तर प्रदेश के गोविंदनगर में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे जमीनी मुद्दे और राष्ट्रीय लहरें मिलकर चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक राजनीतिक ब्लूप्रिंट है। आइए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है भारत के राजनीतिक दिल उत्तर प्रदेश से, और यहाँ हम जूम इन कर रहे हैं कानपुर के धड़कते हुए शहरी केंद्र गोविंदनगर पर। ये वो जगह है जहाँ राज्य की आर्थिक और सामाजिक नब्ज को महसूस किया जा सकता है। यहाँ की चुनावी हवा का रुख अक्सर पूरे प्रदेश की सियासत की दिशा तय कर देता है। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम रणभूमि को समझेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम वोट के पीछे की वजहों को जानेंगे, एक चैलेंजर के लिए जीत का रास्ता तैयार करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब बेहतर शासन से कैसे जुड़ता है। तो आखिर ये गोविंदनगर है क्या? किसी भी रणनीति से पहले उस जमीन को समझना जरूरी है जहां जंग लड़ी जानी है। चलिए इस क्षेत्र की पहचान और इसके राजनीतिक मिजाज को समझते हैं। देखिए, ये कानपुर का एक क्लासिक शहरी वॉर जोन है। राजनीतिक तौर पर यह सीट हिस्टोरिकली बीजेपी और कांग्रेस के बीच पेंडुलम की तरह झूलती रही है, और इस सीट की चाबी है यहाँ के पंजाबी, सिख और व्यापारी समुदाय के वोटरों के हाथ में। लेकिन बड़ी पार्टियों के इस खेल के बावजूद ये इलाका गड्ढों वाली सड़कों, घंटों की बिजली कटौती और खराब ड्रेनेज जैसी पुरानी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है, और यही वो दरार है जहां से बदलाव की एक उम्मीद पैदा होती है। चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी कह रहे हैं। याद रखिए, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी छिपी होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 80,000 वोट। ये सिर्फ एक जीत का अंतर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। एक ऐसी सीट जो कभी किसी की भी हो सकती थी, वो रातों रात एक ऐसा किला बन गई जिसे भेदना मुश्किल लगता है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये ग्राफ देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 2007 में करीब 29% था, जो 2022 में बढ़कर 61% से भी ज्यादा हो गया। दुगुने से भी ज्यादा का उछाल। ये सिर्फ वोटों का बढ़ना नहीं है, ये इस क्षेत्र की राजनीति के पूरे समीकरण का बदल जाना है। और यहाँ एक और दिलचस्प कड़ी है, जैसे जैसे बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की, वोटर टर्नआउट भी करीब 38% से बढ़कर 54% के पार चला गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पार्टी न सिर्फ अपने कोर वोटर्स को बूथ तक लाई, बल्कि उन नए और उदासीन वोटरों को भी मोबिलाइज करने में कामयाब रही जो पहले वोट नहीं डालते थे। हाई टर्नआउट अक्सर एक ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेटेड बेस का साफ संकेत होता है। ये टेबल हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2012 तक मुकाबला कितना कड़ा था। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब रेस में थे। लेकिन फिर 2017 में कुछ ऐसा बदला कि बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह 60% के पार चला गया और बाकी पार्टियां बहुत पीछे छूट गईं। कांग्रेस, जो 2002 में 56% के साथ सबसे मजबूत थी, लगभग गायब हो गई। ये एक पार्टी के शिखर पर पहुंचने और दूसरों के हाशिए पर जाने की एक साफ तस्वीर है। यहीं पर हमें रुककर एक बात समझनी होगी। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं, और इसमें एक जिम्मेदार और सूचित नागरिक संवाद भी शामिल है। जब हम ऐसे आंकड़ों को समझते हैं तो हम एक बेहतर और ज्यादा सूचित नागरिक बनने की दिशा में कदम उठाते हैं। तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ? वो कौन से सिस्टमिक फैक्टर्स थे जिन्होंने इन नतीजों को जन्म दिया? क्योंकि जीत और हार सिर्फ उम्मीदवार पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर निर्भर करती है जो जमीन पर काम कर रहा होता है। यहाँ एक साफ अंतर दिखता है। एक तरफ है बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी, जिसकी अपर कास्ट और व्यापारी समुदायों में गहरी पकड़ है। दूसरी तरफ सपा जैसे चैलेंजर्स की यहाँ ऐतिहासिक रूप से कमजोर मौजूदगी रही है। उनकी ग्रामीण केंद्रित छवि इस शहरी सीट के वोटरों से कनेक्ट नहीं कर पाती। ये मशीनरी और मैसेज दोनों का टकराव है। लेकिन इस प्रचंड जीत के शोर के पीछे जमीन पर एक और कहानी है। गड्ढों से भरी सड़कें, 8-10 घंटे की बिजली कटौती, उफनती नालियां और गंदा पानी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी हकीकत है। और यहीं पर राजनीति में बदलाव का दरवाजा खुलता है। और यहीं राजनीति का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। वोटर्स अक्सर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नैरेटिव और अपनी रोजमर्रा की स्थानीय समस्याओं के बीच फंस जाते हैं। वो एक बड़े नेता के नाम पर वोट तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हर रोज अपने घर के बाहर की टूटी सड़क से भी गुजरना पड़ता है। यही तनाव चुनावी राजनीति का असली खेल है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस किले को भेदा कैसे जाए? इन सभी आंकड़ों और जमीनी हकीकत को एक साथ मिलाकर एक चैलेंजर के लिए जीत का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? ये सिर्फ चुनाव लड़ने के बारे में नहीं है, ये जीतने की एक ठोस रणनीति बनाने के बारे में है। जीत की सीढ़ी के पहले 3 कदम नींव बनाने पर फोकस्ड हैं। पहला, डेटा के जरिए उन बूथों की पहचान करना जहां नतीजा बदल सकता है, यानी स्विंग बूथ्स। इससे रिसोर्स बर्बाद नहीं होते। दूसरा, सीधे उन इलाकों में पहुंचना जहां समस्या सबसे ज्यादा है और मोबाइल शिकायत कैंप लगाना। इससे लोगों को लगता है कि कोई उनकी सुन रहा है। और तीसरा, स्थानीय आवाजों से जुड़ना, जैसे RWA और यूनियन लीडर्स। ये वो लोग हैं जिन पर समाज भरोसा करता है। अब जब नींव तैयार है तो इमारत खड़ी करने का वक्त है। चौथा कदम, हवाई नहीं बल्कि ठोस स्थानीय वादे करना, जैसे 90 दिनों में ये सड़क ठीक होगी। पांचवां, सही मैसेज को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए टारगेटेड रैलियां और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और छठा, सबसे जरूरी, चुनाव के दिन अपने समर्थकों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना, क्योंकि रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीत तो बूथ पर ही होती है। ये तस्वीर देखिए, ये मॉडर्न कैंपेन की ताकत को दिखाती है। ये एक सिंबॉलिक हीट मैप है। ये दिखाता है कि वोटरों की नाराजगी कहाँ सबसे ज्यादा है, ताकि कैंपेन अपने रिसोर्सेज को ठीक उसी जगह फोकस कर सके। ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एक लेजर फोकस्ड अप्रोच है। जहां दर्द सबसे ज्यादा है, मरहम भी वहीं लगाना चाहिए। और यही है चैलेंजर की पूरी रणनीति का निचोड़। चुनाव को सतही वादों बनाम दिखाई देने वाली जवाबदेही के बीच एक विकल्प के तौर पर पेश करना। ये वोटरों से पूछना है कि क्या वो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे को चुनना चाहते हैं जो नतीजे देने के लिए प्रतिबद्ध हो और जिसकी जवाबदेही तय की जा सके। ये भरोसे की राजनीति है। आखिर में चलिए इस एक सीट के दौड़ को मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बड़े सिद्धांतों से जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव अपने आप में अंत नहीं होता, वो एक बेहतर भविष्य बनाने का जरिया होता है। और यहाँ डेटा का इस्तेमाल एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। डेटा का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, उनके शोषण के लिए नहीं। असल में एक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी का अंतिम लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को सच में हल करके अर्जित विश्वास बनाना है, यानी ऐसा भरोसा जो कमाया गया हो। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार बनाने का एक तरीका है। विश्वास हवा में नहीं बनता, उसे जमीन पर काम करके कमाना पड़ता है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, क्या आज की राजनीति में डेटा ही जवाबदेह शासन तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है? ये सवाल सिर्फ गोविंद नगर के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य के लिए है, एक जरूरी विचार। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.